चलिए, तो 31 हमारा बोल रहा है प्रिंसिपल इसका कि whosoever lawfully or negligently does any act which is and which he knows or has reasons to believe to be likely to spread the infection of any disease dangerous to life shall be guilty of the negligent act likely to infect what? Infection. Likely to infect infection. ठीक, चलिए, ठीक, likely to infect spread infection ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ। तो भाई जो भी लॉफुली अनलॉफुली या नेग्लिजेंटली कोई ऐसी डिजीज कैरी करके चलता है जिसका उसको रीजन पता है, उसको रीजन है उसके पास बिलीव करने की ये जो डिजीज है ये स्प्रेड करेगी, इट इज लाइकली टू स्प्रेड और इट इज डेंजरस टू लाइफ, तो वो क्या होगा, वो उसके लिए लाइबल होगा। तो के अ पर्सन नोइंग दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम कॉलेरा ट्रेवल्स बाय ट्रेन विदाउट इन्फॉर्मिंग द रेलवे ऑफिसर्स ऑफ हिज कंडीशन। कॉलेरा एक ऐसी डिजीज है जो स्प्रेड कर सकती है, तो क्या होगा, वो लाइबल होगा। तो आपका क्या यहाँ पे एक ही ऑप्शन बोल रहा है जो के हैज कमिटेड इन अनलॉफुल एंड नेग्लिजेंट एक्ट विच इज लाइकली टू स्प्रेड द इन्फेक्शन ऑफ कॉलेरा डिजीज डेंजरस टू द लाइफ ऑफ फॉलो पैसेंजर्स। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, whoever drives any vehicle or rides or any public on any public way in a manner so rash or negligent as to endanger human life or to be likely to cause hurt or injury to any other person has committed an offence which shall be punished in accordance with the law। तो भाई जो भी रैश ड्राइविंग करता है, नेग्लिजेंट ड्राइविंग करता है, कहाँ पे, ऐसी जगह पे जो कि एक पब्लिक वे है, एक लोगों के जाने का रास्ता है, तो वो उसको पनिश किया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। एक्स अ ट्रक ड्राइवर ड्राइविंग हिज व्हीकल रैशली एंड नेग्लिजेंटली एट अ हाई स्पीड क्लाइम्ब द फुटपाथ एंड हिट वाई अ पेडेस्ट्रियन फ्रॉम बिहाइंड कॉजिंग हिज डेथ। ठीक, तो ये क्या करता है, फुटपाथ पे चला जाता है रैशली और नेग्लिजेंटली अपने ट्रक को लेकर के और एक पेडेस्ट्रियन वाई की क्या कर देता है, डेथ कॉज कर देता है। तो यहाँ पे वाई शुड हैव टेकन सफिशिएंट केयर ऑन द फुटपाथ, जी नहीं। एक्स इज नॉट गिल्टी ऑफ रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग, बिल्कुल नहीं। एक्स इज ओनली इन पार्ट गिल्टी ऑफ रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग, एक्स इज गिल्टी ऑफ रैश एंड, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा जो कि बोल रहा है कि एक्स इज गिल्टी ऑफ रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग। ठीक, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन सी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। Whoever causes death by doing an act with the intention of causing death or with the intention of causing such body injury as is likely to cause death or with the knowledge that he is likely by such act to cause death commits the offence of culpable homicide। भाई ऐसा इंसान जो कोई भी ऐसा एक्ट करता है या ऐसा एक्ट कराता है जिसकी उससे इंटेंशन होती है किस चीज की, डेथ कॉज करने की, या उसे पता है कि इस एक्ट से डेथ कॉज हो सकती है और उसे नॉलेज रहती है कि इस एक्ट से डेथ कॉज होगी, तो वो क्या करता है, वो कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंस कॉज करता है। ए को पता होता है कि जेड कहाँ है, झाड़ियों के पीछे है, और बी को ये चीज नहीं पता होती। ए उसकी डेथ कॉज करने के लिए उसे पता रहता है, उसकी इंटेंशन रहती है कि हाँ भाई इससे जेड की डेथ कॉज हो सकती है, तो वो क्या करता है, वो बी को इंड्यूस करता है झाड़ियों की तरफ गोली चलाने को। बी गोली चलाता है और जेड मर जाता है। तो यहाँ पे कौन लायबल होगा, यहाँ पे ए ने क्या ऑफेंस कमिट किया है, कल्पेबल होमिसाइड का। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा कि ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft। अगर किसी भी इंसान को डिसऑनेस्टली कोई भी इंसान कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी किसी दूसरे की पोजीशन से मूव करता है, किस इंटेंशन के साथ, एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ, ठीक है, और उस प्रॉपर्टी को वो उस की पोजीशन से मूव कर देता है, तो वो क्या करता है, वो थेफ्ट कमिट करता है। Z going on a journey entrusted his plate to the possession of A, the keeper of a warehouse till Z shall return. Then A carries the plate to a goldsmith and sells it. Z अपनी प्लेट, गोल्ड प्लेट किसको देके जाता है, A को, एक कीपर ऑफ वेयर हाउस को, और वो जब तक वापस ना आए तब तक के लिए। लेकिन वो क्या करता है, Z क्या करता है, A क्या करता है, A ले जाके उसको एक गोल्ड स्मिथ के पास, एक सुनार के पास बेच देता है। तो देखिए यहाँ पे है ना, हमारा प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि अगर उस इंसान की पोजीशन से बाहर ले जाता है तो थेफ्ट कमिट करेगा। तो यहाँ पे थेफ्ट कमिट नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे उसकी पोजीशन में वो चीज थी नहीं, वो मूवेबल प्रॉपर्टी को उसकी पोजीशन से मूव नहीं किया गया। यहाँ पे दूसरे कोई क्राइम्स हुए हैं, ठीक है, लेकिन हमारा प्रिंसिपल जिस क्राइम की बात कर रहा है थेफ्ट की, वो यहाँ पे कमिट नहीं हुआ है। तो
ठीक है, ठीक। तो हमारे पास कितने ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन ए हैज कमिटेड थेफ्ट, बी बोल रहा है ए हैज नॉट कमिटेड थेफ्ट, सी बोल रहा है ए लॉफुली सोल्ड द प्लेट टू द गोल्ड स्मिथ, और डी बोल रहा है नन ऑफ द अबव इज ट्रू। ठीक, तो क्या हमारा सही आंसर हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा कि ए हैज नॉट कमिटेड थेफ्ट। ठीक, ए ने क्या कमिट नहीं किया है, ए ने थेफ्ट कमिट नहीं किया है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 का प्रिंसिपल बोल रहा है कि whoever makes any false document or part of a document with intent to cause damage or injury to the public or to any person or to support any claim or title or to cause any person to part with property or to enter into any express or implied contract or with intent to commit fraud, ठीक है, और that fraud may be committed, commits forgery। तो ये फॉर्जरी की यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है। क्या डेफिनेशन दी हुई है कि कोई भी इंसान कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाता है या कोई डॉक्यूमेंट का कोई पार्ट को फॉल्स क्रिएट करता है, ठीक है, और किस इंटेंट से, डैमेज और इंजरी कॉज करने के इंटेंट से, किसको, या तो पब्लिक को या फिर किसी और पर्सन को, ठीक है, या फिर किसी क्लेम को, किसी टाइटल को, किसी प्रॉपर्टी के किसी क्लेम या टाइटल को सपोर्ट करने के लिए वो ऐसे फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाता है, ठीक है, या फिर किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को लेने के लिए फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाता है, ठीक है, या फिर किसी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए ऐसे फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाता है, या फिर फ्रॉड करने की इंटेंशन से ऐसे फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाता है, या फिर फ्रॉड कमिट कर देता है उन फॉल्स डॉक्यूमेंट से, तो वो क्या कमिट करता है, वो फॉर्जरी कमिट करता है। ठीक है, चलिए फैक्ट्स देखते हैं। फैक्ट क्या कह रहा है कि ए विदाउट जेड्स ऑथोरिटी अफिक्सेस जेड सील्स टू अ डॉक्यूमेंट पर purporting to be a conveyance of a estate from Z to A, ठीक, with the intention of selling the estate to B and thereby of obtaining from B the purchase money। ठीक, तो A क्या करता है, Z की अथॉरिटी के बिना Z की सील एक डॉक्यूमेंट पर लगा देता है, ठीक है, और वो डॉक्यूमेंट क्या होती है, वो डॉक्यूमेंट पे ये लिखा होता है कि Z, ठीक है, को A से उसकी एक प्रॉपर्टी, एक एस्टेट मिल रही है, ठीक, और उसके बाद वो क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है किससे, बी से, कि मैं आपको ये एस्टेट बेचूंगा, और वो बी से पैसा ले लेता है। तो बेसिकली यहाँ पे वो बी के साथ फ्रॉड कमिट कर रहा है और फॉल्स डॉक्यूमेंट बना रहा है और क्या कर रहा है, फॉर्जरी कमिट कर रहा है। ठीक, तो ए ने क्या कमिट किया है, फॉर्जरी। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, whoever intentionally uses force to any person without that person's consent in order to the committing of any offense or intending by the use of such force to cause or knowing it to be likely that by the use of such force he will cause injury, fear or annoyance to the person to whom the force is used is said to use criminal force to that other। भाई क्रिमिनल फोर्स का आपका यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है और ये बोल रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर इंटेंशनली फोर्स यूज करता है किसी भी पर्सन के ऊपर, ठीक है, उस पर्सन की कंसेंट के बिना, ठीक है, और किस चीज के लिए, टू कमिट एनी ऑफेंस, ठीक है, या फिर उस फोर्स के यूज से उसकी इंटेंशन क्या रहती है, कुछ ऐसी, ठीक है, ऐसी इंजरी कॉज करना, या फिर उसे पता है कि इस फोर्स से जो मैं फोर्स यूज कर रहा हूं ये इट इज लाइकली टू कॉज इंजरी, ठीक है, या फिर कोई फियर या फिर अनोयंस किसी पर्सन को वो कॉज करेगी, ठीक, जिसके ऊपर भी वो फोर्स यूज हो रहा है, तो वो क्या क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे कि इस इंसान ने क्रिमिनल फोर्स यूज किया है। ठीक, ठीक है, समझ रहे ना कि भाई इंटेंशनली उसने फोर्स यूज करी, ठीक है, किसी भी पर्सन के ऊपर, उस पर्सन की कंसेंट के बिना, ठीक है, इन ऑर्डर टू, किस चीज के लिए, कमिटिंग ऑफ एनी ऑफेंस, ठीक, और इंटेंडिंग बाय द यूज ऑफ सच फोर्स, या तो फिर उस फोर्स की यूज से उसकी इंटेंशन क्या थी, या तो वो कॉज करे या फिर उसे पता था कि हाँ इस फोर्स से एक इंजरी कॉज हो सकती है या एक फियर और अनोयंस उस पर्सन को क्रिएट हो सकता है जिस पे ये फोर्स यूज हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि उसने क्रिमिनल फोर्स यूज किया है। ठीक, Z is riding in a palanquin. Z is riding in a palanquin. A intending to rob Z seizes the pole and stops the palanquin. Here
A has caused cessation of motion to Z and A has done this by his own bodily power. ठीक भाई, एक पेलेनक्विन में Z क्या कर रहा था, राइड कर रहा था. A with intention to rob Z क्या करता है, सीज करता है एक पोल को और स्टॉप कर देता है किसको, पेलेनक्विन को. ठीक, here A has caused cessation of motion to Z. A ने क्या किया, उस मोशन का सेसेशन कर दिया किसके अगेंस्ट, Z के अगेंस्ट. और A ने ये क्या, अपनी ओन बॉडीली पावर को यूज करते हुए किया. ठीक, तो देखिए यहां पे उसको कोई इंजरी तो नहीं हुई है, लेकिन उसे एक फियर और अनोयंस तो क्रिएट किया गया है. ठीक है, जब उसने उसकी वो पेलेनक्विन को रोका होगा तो एक फियर तो उसे आया होगा ना कि भाई व्हाट इज ही गोइंग टू डू विद मी. तो यहां पे उसने क्या किया है, यहां पे उसने क्रिमिनल फोर्स क्या किया है, कमिट किया है. क्यों, क्योंकि उसकी इंटेंशन भी थी किस चीज की, इन ऑर्डर टू कमिट एनी ऑफेंस. भाई एक ऑफेंस उसे कमिट करना था किस चीज का, रॉबरी का. उसके लिए उसने फोर्स यूज किया, फोर्स से उसने सामने वाले को फियर क्रिएट किया और यहां पे वो क्या कमिट कर बैठा, क्रिमिनल फोर्स कमिट कर बैठा. तो A has used criminal force to Z. A has not intention to use criminal force. A has used force with the consent of Z. तो A ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा बिल्कुल. ठीक, कि A has used criminal force to Z. चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37. One of the essential condition for a marriage between any two person to be solemnized under the Special Marriage Act 1954 is that at the time of marriage the male has completed the age of 21 years. If the said condition is not fulfilled, such a marriage is null and void. तो भैया मैरिज, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 क्या कहता है कि जो लड़का है शादी के टाइम वो 21 साल का होना चाहिए. ये एक उसमें मैंडेटरी कंडीशन है, ये उसकी एक क्या है, एसेंशियल कंडीशन है. और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो मैरिज क्या कहलाई जाएगी, वो मैरिज नल और वॉइड कहलाई जाएगी. ठीक, फैक्ट्स, फैक्ट्स क्या कह रहे हैं कि ए, अ मेल एज्ड 22 इयर्स प्रपोजेस टू मैरी बी. एक ए है, मेल कितने साल का, 22 साल का, प्रपोज करता है किसको, बी को मैरी करने के लिए. अ फीमेल एज 16 इयर्स, फीमेल कितने साल की, 16 इयर्स की. एट दिल्ली इन द मंथ ऑफ जून 2014 अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954. किसमें, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में. ठीक, चलिए अब ये 21 साल का लड़का 16 साल की लड़की को प्रपोज करता है शादी के लिए. मैरिज बिटवीन ए एंड बी कैन बी लीगली सोलेमनाइज्ड अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954. मैरिज बिटवीन ए एंड बी कैन नॉट बी लीगली सोलेमनाइज्ड अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954. मैरिज बिटवीन ए एंड बी कैन रिमेन वैलिड फॉर ए अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954. नन ऑफ द अबव इज करेक्ट. ठीक, तो देखिए यहां पे जो बात हो रही है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लड़के की एज की हमारे प्रिंसिपल में बात की गई है कि लड़का 21 साल का होना चाहिए, ये एसेंशियल कंडीशन है. और लड़का यहाँ पे कितने साल का है, लड़का 22 इयर्स का है. तो ये क्या होगी, ये लीगली सोलेमनाइज्ड मैरिज हो सकती है अंडर दी विच एक्ट, अंडर दी स्पेशल मैरिज एक्ट 1954. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38. क्वेश्चन नंबर 38 का आपका प्रिंसिपल बहुत बड़ा है. एक बार प्रिंसिपल पे सभी देखिए, आप इसको पढ़िए प्रिंसिपल को अच्छे से. ठीक, तो क्या कह रहा है हमारा प्रिंसिपल, ठीक है, क्या कह रहा है हमारा प्रिंसिपल कि भाई अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 आइदर द हस्बैंड और द वाइफ can move a petition for a decree of divorce on the ground of desertion. ठीक, under the Hindu Marriage Act 1955 either the husband or the wife can move a petition for a decree of divorce on the ground of desertion. ठीक,